हाय, मैं हूँ अक्षय और मैं आज फिर आ गया हूँ आपसे बातें करने। पिछले कुछ एपिसोड से हम बातें कर रहे हैं धप्पा के बारे में, मेरे बारे में, ज़िंदगी के बारे में। पिछली बार हमने बातें की थी कुमार के बारे में। आज इससे पहले कि मैं आपसे हीरावती के बारे में कुछ भी बात करूं, मैं आपसे कुछ और बातें करना चाहता हूं। क्या आप नियति पर विश्वास रखते हैं? क्या आप डेस्टिनी, किस्मत, इनके बारे में सोचते हैं? देखिए, ज़िंदगी में हम सब कभी ना कभी ज़रूर एक ना एक बार किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं, किसी से अपना भविष्य जानने की इच्छुक होते हैं तो हम उससे अपने हाथ दिखवा लेते हैं, कभी जन्म पत्री पढ़वा लेते हैं, और अगर ये नहीं करते तो कम से कम अपना सनसाइन देखकर अपना महीने का राशिफल तो ज़रूर देख ही लेते हैं। क्योंकि हम सब जानना चाहते हैं कि हमारे किस्मत में, हमारे जीवन में जिस फ्यूचर को हमने नहीं देखा है उसमें क्या हमारे लिए छुपा है, हम कहाँ होंगे। इंसान एक क्यूरियस प्राणी है, वो अपने प्रेजेंट से ज़्यादा अपने भविष्य को जानने में रुचि रखता है। और यही रीज़न है कि हम शायद एस्ट्रोलॉजर्स और पामस्ट्री, टैरो रीडिंग के थ्रू ये जानना चाहते हैं। मैं खुद पर्सनली काफ़ी वक्त तक डेस्टिनी पर बिलीव नहीं करता था। नो डाउट हम अपने हिसाब से मेहनत करते हैं और हम जितना मेहनत करते हैं उतना फल हमें मिलना चाहिए और मिलता भी है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जिस पर जोर किसी और का ही चलता है। तो ये कहानी धप्पा भी उसी किस्मत की कहानी है, उसी डेस्टिनी की कहानी है, हीरावती की कहानी है। ज़िंदगी में पाना कुछ और चाहते हैं और हमारी ज़िंदगी ने हमारे लिए तय कुछ और करके रखा होता है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे सपनों के बारे में, और मैंने कहा था कि सपनों का होना कितना ज़रूरी है। यकीनन ज़रूरी है, लेकिन अगर सपने पूरे ना हो तो उसका दुख, उसकी तकलीफ, उसकी जो पीड़ा है वो असहनीय होती है। और ख़ास तौर पर जब उसमें आपकी कोई गलती ना हो, ख़ास तौर पर जब नियति ने कुछ और निहित करके रखा हो आपके लिए। तो ये कहानी धप्पा नियति की है, धप्पा कहानी हीरावती की है। किसी का म्यूज होना, किसी की प्रेरणा होना बहुत बड़ी बात होती है। शायद ही कोई एक दो विरले होते हैं जो किसी के म्यूज या किसी की प्रेरणा बन पाते हैं। हीरावती श्याम की म्यूज है। श्याम जो कि फिल्म मेकर है, एक राइटर है, और वो कहते हैं ना कि अगर खुद को अमर कराना चाहते हो तो किसी लेखक से इश्क लड़ा लो, वो आपको अपनी कहानियों में अमर कर देगा। हमारे बॉलीवुड में ही म्यूज़ के बड़े किस्से हैं। M.F. हुसैन साहब की म्यूज़ माधुरी दीक्षित रही। म्यूज़ इंसान से कुछ भी करवा देती है, आपको पिकासो बनवा देती है, महाकाव्य लिखवा देती है। म्यूज़ एक इंस्पिरेशन का काम करती है। धर्मवीर भारती जी की कनुप्रिया उन्होंने अपनी म्यूज़ पर लिखी है, और उनकी म्यूज़ उनकी पत्नी रही पुष्पा भारती जी। और ये बात मुझे बिल्कुल नहीं मालूम थी जब तक मैं पुष्पा भारती जी से मिला नहीं। जब मैं उनसे मिला तो ऐसे ही चर्चा हो रही थी और उन्होंने बताया कनुप्रिया उन्होंने मेरे लिए लिखी थी। और जैसे ही उन्होंने बताया उनकी आंखें ऐसी चमकी, और उनकी आंखों की चमक ने मुझे यकीन दिला दिया कि ये म्यूज़ ज़रूर रही होंगी। और आपको पता होना कि आप किसी की म्यूज़ हैं, ये एक अलग ही सुख है। हीरावती श्याम की म्यूज़ है। 1950-1960 ये वो दौर था जब किसी के म्यूज़ होना सुख देता था। आज भी वो सुख उतना ही बरकरार है, लेकिन उसमें थोड़ी सी मिलावट आ गई है, क्योंकि आज हमारी ज़िंदगी में इतने सारे डेविएशंस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जिन्होंने हमें आकर्षित करके रखा है कि हम किसी एक आकर्षण पर उतना नहीं टिक पाते जितना आज से करीब 50-60 साल पहले टिक पाते थे। यही कारण है कि आज की इंस्पिरेशंस, आज की
म्यूजेज एक शेल्फ लाइफ लेके आती हैं, बट वो ज़माना था 1950-1960 का, वो गोल्डन एरा, जब कोई आर्टिस्ट अपने म्यूज़ को लेकर के कुछ सोचता था तो अपनी पूरी शिद्दत से अपनी ज़िंदगी उस पर निछावर कर देता था। अपना घर बार, अपना काम, अपनी सेहत, अपने पैसे, अपना सर्वस्व निछावर कर देता था उस म्यूज़ पर जो उसकी प्रेरणा का स्रोत होती थी। धप्पा कहानी भी एक म्यूज़ की ही है। पता नहीं आज के वक्त में किसी का म्यूज़ होना, ये शब्द आपको कितना फैंटेसाइज करता होगा या आपको कितना एक्साइट करता होगा। आप किसी शख्स के पीछे अपना आर्ट फॉर्म निछावर करने लग जाते हो, अपनी कहानियाँ उसको समर्पित करते हो, अपनी फिल्में उसको समर्पित करते हो, अपनी कविताएं उसको समर्पित करते हो, अपनी पेंटिंग्स उसको समर्पित करते हो। एक प्रकार का बड़ा शुद्ध प्रेम है। कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये प्रेम कहीं वो मीरा और कृष्ण वाला तो नहीं है। ये इतना शुद्ध होता है कि इसकी शुद्धता को परखना भी एक पाप होता है। ये बहुत ही पवित्र रिश्ता है। ये मेडिटेशन करने जैसा है, जैसे आप आंखें मूंद कर कोई साधना कर रहे हो, अपनी म्यूज़ को देखना, उसके बारे में पन्नों पे उतारना, उसके चित्र बनाना या उस पर गाने रचना। ये बड़ा ही शुद्ध प्रेम है। मैं हमेशा से म्यूज़ पर कुछ काम करना चाहता था और देखिए ना, धप्पा में मेरी पूरी कहानी एक म्यूज़ पर आधारित है। आप जब धप्पा देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि किसी का म्यूज़ होना कितना ख़ास होता है। इरावती म्यूज़ तो है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में उसकी भी कुछ हदें हैं। वो भी कहीं जूझ रही है, वो भी कहीं उलझी हुई है, किसी जद्दोजहद में है, पहुंचना चाहती है, कहीं से निकलना चाहती है, लेकिन फंसी हुई है एक विशियस सर्कल में, एक ऐसी सिचुएशन में जिसका कोई हल नहीं है। धप्पा कहानी इरावती की है, उसके सवालों की है, उसकी किस्मत की है, उसके घुंघरुओं की है, उसकी नियति की है। किसी चीज़ को चाहना और उसको पाना। कभी कभी आप किसी चीज़ को इतना चाहते हैं पर उसको पा नहीं पाते, और कभी कभी कोई चीज़ हमें बहुत आसानी से मिल जाती है पर हम उसको चाहते नहीं हैं। ये अंतर, ये फ़र्क बहुत बड़ा है जो सुनने में उतना बड़ा नहीं लगता। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एक एहसास है। एक कलाकार होना और अपनी कला का प्रदर्शन न कर पाना, ये भी एक बहुत दुखद स्थिति है। इसमें भी बड़ी पीड़ा है, और ख़ास तौर से उस वक्त जब आप जानते हो कि आप एक अच्छे कलाकार हैं। एक दौर था जब महिलाओं का फिल्मों में काम करना बहुत बुरा माना जाता था। इनफैक्ट मर्दों का भी फिल्मों में काम करना बड़ा बुरा माना जाता था। इंडियंस के साथ बड़ी मेजर समस्या रही है। हमारे रग रग में कला बसती है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक देख लीजिए, कौन सा ऐसा फॉर्म नहीं है जो यहाँ पर रचा नहीं गया। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भारत में ही तो लिखा गया, लेकिन हम अपने ही देश में कलाकारों की इतनी इज्जत नहीं करते। हम उन्हें सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं, दोयम दर्जा देते हैं। मैं तो कुछ देशों में तो एक सर्टेन सैलरी फिक्स होती है कलाकारों के लिए, पर यहाँ भारत में जो कि कलाओं का देश है, जहाँ पे कला की देवी को पूजा जाता है, हम नटराज की पूजा करते हैं, हम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पंचम वेद मानते हैं, और हम ही कलाकारों को प्राइमरी ट्रीटमेंट न दे करके उन्हें सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं। हम उस देश में रहते हैं जहाँ हम सरस्वती की तो पूजा करते हैं, लेकिन सरस्वती के साधकों की नहीं। कभी कभी मैं इन सब बातों पर सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि कितनी गहरी चीज़ें हैं जिन पर कोई नहीं सोच रहा है। यहाँ कितने राइटर्स हैं, कितने आर्टिस्ट हैं अलग अलग फॉर्म के, जो स्ट्रगलर्स हैं यहाँ पर, जो काम ढूंढ रहे हैं, और जिनको एक इक्का दुक्का काम मिल जाता है। वो बहुत हैंड टू माउथ सिचुएशन में जी रहे हैं। बाहर से दिखने वाली एक ग्लैमरस दुनिया अंदर कितना अंधेरा लेकर खड़ी है, ये भी एक बड़ी विचित्र सी बात है। धप्पा भी कहानी उसी ग्लैमरस दुनिया की है। हालांकि बॉलीवुड की कहानी होने के साथ साथ ये एक बड़ी रिश्तों के ताने बाने को लेकर बुनी गई कहानी है। बॉलीवुड का संघर्ष कम और रिश्तों का संघर्ष ज़्यादा सामने आता है, लेकिन हाँ, इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि धप्पा
फिल्मी दुनिया की कहानी है, कुमार की कहानी है, इरावती की कहानी है, श्याम और मंजू की कहानी है। आज ये पॉडकास्ट का मेरा 5वां एपिसोड है, तो ये आखिरी पॉडकास्ट है धप्पा का। इसके बाद पता नहीं मैं पॉडकास्ट बनाऊंगा या नहीं, ये सब निर्भर करता है कि आप कितना रिलेट कर पाते हैं मेरे किस्सों से, मेरे इस पॉडकास्ट से। आपके कमेंट्स, आपके रिव्यूज़ मुझे बताएंगे कि मुझे आगे पॉडकास्ट बनाना भी चाहिए या नहीं। फ़िलहाल धप्पा मंच पर आने के लिए तैयार है। हमने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत प्यार से इस नाटक को बनाया है। मैं चाहता हूँ कि आप आएँ, इस नाटक को देखें, 1950 के अनुभव को जिएं, एक नई कहानी में थोड़ा घुल मिल जाएं। वो कहानी जो आज से 50-60 साल पहले की है, जिसमें मोबाइल फ़ोन नहीं है, जिसमें इंटरनेट नहीं है, जिसमें व्हाट्सएप मैसेजेस और इंस्टाग्राम की ज़िंदगी नहीं, जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं है, जिसमें एक्शन नहीं है, जिसमें स्टंट नहीं है। वो कहानी जो सिर्फ खालिस कहानी है, जिसमें रिश्ते हैं, जिसमें संस्कृति है, जिसमें उम्मीद है, जिसमें सपने हैं। तो अगर अब भी आपने धप्पा का टिकट नहीं ख़रीदा हो तो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। 18 जून शाम 7 बजे सेंट एंड्रयूज़ ऑडिटोरियम बांद्रा में हमारा प्रीमियर होने जा रहा है धप्पा का। टिकट्स बुक माई शो पर उपलब्ध हैं, आप प्लीज़ जाइए और टिकट ख़रीदिए। मैं इंतज़ार करूँगा आपका सेंट एंड्रयूज़ ऑडिटोरियम में। कल ही शाम को मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि आज मुझे धप्पा का अपना 5th एपिसोड, 5th पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है और एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसा किसी फेस्टिवल के ख़त्म हो जाने पर होता है, जैसा दो दोस्तों के बहुत एक गहरी बातचीत के बाद उठकर चले जाने के बाद होता है। क्योंकि इन 4-5 पॉडकास्ट्स में ही मैं बड़ा आदी हो गया हूँ बातें करने का, जो कि मैं नहीं करता था। और आपको भी शायद मेरी बातें ठीक ठाक ही लग रही होंगी जो आप सुन रहे हैं। तो ये मुझे लगता है एक अच्छा मीडियम है कि आप अपने दिल की बात, अपने बारे में, आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में अपनी बात संप्रेषित कर सकें, बता सकें उन लोगों को जो आपके काम को सराहते हैं, उन लोगों को जो आपको चाहते हैं, जो आपको सुनते हैं, जो आपका काम देखना चाहते हैं और देखते आए। तो एक अच्छा मीडियम है इस नए युग का। ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम अपनी बात कह पा रहे हैं। और ये मुझे बड़ा नॉस्टैल्जिक सा भी फील कराता है कि कहीं ना कहीं पॉडकास्ट मुझे रेडियो की याद दिलाता है कि रेडियो में भी एक ऑल इंडिया रेडियो की अगर हम बात करें तो शाम को कुछ शोज आते थे जिसमें बातों के साथ साथ गाने चल रहे होते थे, गीतमाला वगैरह। तो यहाँ पर वही वाली फील आ रही है मुझे कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। और हालांकि आप मेरे सामने नहीं हैं, बट स्टिल मैं आपको देख पा रहा हूँ। आप मेरे बिल्कुल सामने बैठे हो। जब मैं कॉफ़ी का सिप लेता हूँ तो आप मेरे कॉफ़ी के मग को देखते हो। कभी कभी मैं कॉफ़ी का मग आपकी तरफ भी बढ़ा देता हूँ और कोई यूं ही आंखें बंद किए मेरी बात सुन रहा है। मुझे लगता है कि एक बड़ा, हालांकि पॉडकास्ट मुझे पहले लगता था कि एक 1 वे कम्युनिकेशन है, आप सिर्फ अपनी बात कह रहे होते हो, बट अब मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन 1 वे नहीं है, ये 2 वे कम्युनिकेशन है। आपको बस समझना होगा कि आपको कोई सुन रहा है और वो क्या पूछ रहा है और आपको क्या जवाब देना है, और बस बातें होती चली जाएंगी। तो मुझे तो ऑनेस्टली बड़ा मज़ा आ रहा था। अब लेकिन देखें यहाँ नियति को क्या मंजूर है। फ़िलहाल ये मेरा धप्पा का आखिरी एपिसोड है।
18 तारीख को सैटरडे को हम सब होंगे मंच पर, जहाँ पर धप्पा का प्रीमियर होगा। आप सबकी दुआएं, आप सबका साथ यही चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको धप्पा पसंद आएगा। हमने बहुत मेहनत की है। एक नाटक बनाना अपने आप में एक जंग लड़ने जैसा होता है, ख़ास तौर से यहाँ मुंबई जैसे शहरों में। खैर, हमने जंग तो छेड़ दी है, अब 18 को देखें क्या होता है। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक टिकट नहीं खरीदे हैं तो आप प्लीज़ आइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को बताइए कि 18 जून को सेंट एंड्रयूज़ शाम 7 बजे धप्पा आ रहा है आपको धप्पा करने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस जर्नी में मेरा साथ देने का। सुनना बहुत ज़रूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है कि बोलने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान का सुनना। आपने मुझे इन 5 एपिसोड्स तक सुना, इतना पेशेंस रखा, इसके लिए तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलता हूँ जल्दी ही आपसे मंच पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शब्बा खैर। खुदा हाफिज़।